पिछली इस वाली वीडियो पे हमने ये जाना था कि हाउ टू कंट्रीब्यूट ऑन ओपन सोर्स, मतलब कि ओपन सोर्स के किसी भी प्रोजेक्ट पर हम लोग कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। कुछ चीजें इसमें बताई, कुछ चीजें मिसिंग हुई। अभी इस वाली वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करने के लिए अपने को क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। देखो यार, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना वो सारे के सारे बेसिक टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ जिससे कि आप ना ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। सो देर ना करते हुए हम लोग आते हैं सीधा का सीधा पॉइंट पर। देखो यार, किसी भी अगर हम बात करें ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट की, ठीक है, कि अगर हम किसी भी ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट पर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उस पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ चाहिए होती है उसमें एक आपकी गिटहब की आईडी चाहिए होगी, ठीक है। बिना गिटहब की आईडी के आप किसी भी ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट पर कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए होगा कि जिस वाले प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो, जो प्रोजेक्ट आपको पसंद है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर की जो चीज़ होगी उसके रिलेटेड एक स्किल चाहिए होगी, जो स्किल इस वाले प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ज़रूरी होगी हमको, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें चाहिए होगी। अब देखो नीचे से देखते हैं स्किल, इसका तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें स्किल चाहिए जो कि हमें इस वाले प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए ज़रूरी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो बिल्कुल ही बिगिनर्स बंदे हैं उनको गिटहब के बारे में शायद ना पता हो, शायद पता भी होगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में। गिटहब क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे चूज करते हैं, स्किल कैसे चूज करते हैं, कैसे ढूंढते हैं। अगर हम बात करें कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा गिटहब क्या होता है, ओके। सो मैं बताता हूँ आपको गिटहब क्या होता है। ऐसा समझ लो कि आप ना, ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका एक कंप्यूटर है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया। इस वाले कंप्यूटर पे आपकी बहुत सारी फाइलें रखी हैं, एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, ठीक है। अब इन फाइलों को अगर एक बार हटा देते हैं तो इस वाले कंप्यूटर पे आपके पास सपोज करते हैं एक ये प्रोजेक्ट छोटा सा पड़ा हुआ है, ठीक है। इस वाले प्रोजेक्ट पे सपोज करो आपने कुछ कुछ बनाया, ठीक है, इसका नाम 1 दे दिया। फिर आपने सोचा कि नहीं यार अभी इसमें कुछ चेंजेस और हम कर सकते हैं, तो इसके बाद इसकी एक नेक्स्ट कॉपी बनाओगे आप जो यहाँ पे रहेगी, ठीक। अभी इस वाली कॉपी के अंदर क्या करोगे कि सोचोगे कि पहले वाला प्रोजेक्ट अपना ना खराब हो, ठीक है, जो हमने बनाया था, तो इसके लिए इसकी कॉपी भी रखोगे, उसके बाद दूसरा बनाओगे। तो ये वाली फाइल हो सकता है 2.3 MB की बनी होगी, है ना। ये वाली हो सकता है 4.5 MB की बन जाएगी। इसके बाद आप दूसरी एक कॉपी बनाओगे अगर आपने प्रोजेक्ट पर आगे काम करना है तो। फिर क्योंकि तुमको इस कॉपी को सेव रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि भाई ये वाली कॉपी बनाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो ये वाली भी चली जाएगी, तो इसके लिए इसको सेव करके रखोगे। तो ये सपोज करके बन गई 8.5 MB की। अब आपके कंप्यूटर के पास कितना डेटा आ गया, पहले 2.3, फिर 4.5, फिर 8.5, जोड़ के बहुत सारा पहुंच जाएगा, जो भी पहुंच जाएगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक चीज़ का इजाद हुआ है, गिट का। पहले ये गिट चलता था, इसको बेसिकली हिंदी में बोलते हैं VCS, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में नहीं। VCS बोले तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ऐसा करके बोलते हैं। यार थोड़ा रेटिंग को इग्नोर करना, समझ लेना बस, ठीक है। इसको बोलते हैं VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि आप जितनी भी चीज़ें करते जाओगे, देखो इनको प्रैक्टिकली आगे सीखेंगे, लेकिन अभी देख लो बस फटाफट से। जितनी भी चीज़ सीखोगे ये उनको टाइम टू टाइम ट्रैक करता रहता है। ट्रैक करने का मतलब ऐसा समझ लो कि एक लाइन हो गई, ठीक है, इसमें किसी ने काम करा है यहाँ पे आके, उसने सपोज करो कि एक फाइल बनाई होगी, उस पर उसने 2.3 MB का डेटा रखा होगा, इसका नाम देते हैं वर्जन V.1.1.2, जो भी नाम दे दें। वैसे वर्जनिंग अलग तरीके से होती है, लेकिन समझने के लिए मान लेते हैं कि हाँ वर्जन यही है। इस वाले वर्जन का नाम दे दिया 1.2.3, मान लो इसका नाम दे दिया, ठीक है। कोई दूसरा बंदा आया, उसने यहाँ पे भी काम किया, ठीक है, इसमें इसकी फाइल बनी 5.2 MB की। तो ये पूरी 5.2 MB की नहीं बनेगी, ठीक है। जो आपका पुराना वाला डाटा रहेगा वो इस वाली जगह तक रहेगा, जो आपने नए चेंजेस करे होंगे वो यहाँ पे आके रुकेंगे, यहाँ पे नए चेंजेस आपके यहाँ पे दिखेंगे, पुराने वाले चेंजेस यहीं पर ही रहेंगे। तो ये हो गया वर्जन 1.2.4 मान लो बन गया। अगला फिर किसी ने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे वर्जन बन गया 1.2.5 बन गया, ऐसे करके बनते गए। तो ये क्या करता है कि आपके जो नए रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ उनका डेटा रखता है, पुराने वाले रिकॉर्ड का डेटा यहाँ पे रखता है, लेकिन कहाँ पे, देखो पूरा रिकॉर्ड तो एक साथ रख रहा है, लेकिन जो चेंजेस होते हैं इन पर केवल उतना ही रिकॉर्ड रखता है जितना इसको नीड होती है। ये नहीं कि इसका भार भी खुद ही ढो रहा है, इसका भार भी खुद ही ढो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक सी बात। अब ये यार दो चीजें हम सुनते हैं, आपने सुना होगा बहुत टाइम के लिए, कि एक आता है यार ये गिट आता है,
एक आता है ये गिटहब होता है। ये दोनों में क्या फंडा है, दोनों में चीज क्या होती है, ऐसा क्या होता है दोनों में? तो देखो, अगर हम गिट की बात करते हैं और गिटहब की बात करते हैं, दोनों ही चीजें मोस्टली सेम सेम समझ सकते हो। मोस्टली बोला है, पूरा सेम सेम नहीं है। देखो, गिट होता है ना, इसको मेन बोलते हैं वीसीएस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। पूरा का पूरा काम यही संभालता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया था कि इसको हम लोग वेब पे भी यूज कर सकते हैं। वेब पे मतलब कि वेबसाइट पे, इसको कहीं पर भी यूज कर। जो गिट होता था ना, ये यार लोकली चलता था, ठीक है। लेकिन जो गिटहब होता है ये लोकली नहीं, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन चलता है। ये इसका ऑफलाइन वर्जन हो गया, ये इसका ऑनलाइन वर्जन हो गया। अब इनमें ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों में यूज कैसे करते हैं दोनों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने को इनके सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। एक तो हम लोग करेंगे पहले गिट का, दूसरा करेंगे हम लोग गिटहब का, ठीक है। अपने को नीड रहेगी ये वाली, ये अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना रहेगा। इसको हम लोग पूरा का पूरा ऑनलाइन चलाएंगे। तो ये वाला हो जाएगा अपना ऑफलाइन प्रोसेस के लिए, और ये हो जाएगा अपना ऑनलाइन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो चलते हैं वापस से, देखते हैं दोनों को इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे यार स्क्रीन क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है गिट इंस्टॉल। ध्यान से देखना भाई, इसको इंस्टॉल करना रहेगा। ये है डाउनलोड गिट, इसको हम लोग करेंगे यहाँ से। विंडोज के लिए यार ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से डायरेक्टली विंडोज के लिए कर लेना डाउनलोड। आपको 64 बिट का करना है यार। देखो यहाँ पे 2 देंगे, 32 का, 64 का। इस टाइम मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर जो आते हैं ना यार, वो 64 बिट के ही आते हैं। तो आप यहाँ पे 64 बिट इसको कर लेना डाउनलोड, ठीक है। देखो ये डाउनलोड हो गया। मेरे पे ये वाला ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है यार, तो इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, केवल बताते हैं। दूसरा आपको एक चाहिए होगा गिटहब। देखो ये यार गिटहब है, ठीक है। हब मतलब कि बहुत सारी चीजें इस पे रहती हैं। अब क्या क्या चीजें रहती हैं, उनको हम 1 बाय 1 करके सारी चीजों को सीखेंगे। यार देखो, गिटहब पे सिंपल सा आपको एक अपनी आईडी लॉगिन बनानी है, एक आईडी बनानी होती है। जैसे यार फेसबुक पे बनाते हो, इंस्टाग्राम पे बनाते हो, तो यहाँ पे भी एक आईडी बना लेना। मेरी बनी हुई है, इसको एक बार लॉग आउट करेंगे। पासवर्ड नहीं याद मेरे को। यहाँ पे आना है, इसको आप साइन अप कर लेना ताकि आपको आईडी बन जाए। कि साइन अप करने के लिए पे आपको अपना ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पे एक यूजर नेम डालना है। थोड़े बहुत प्रोसेस है, फटाक से आपकी ईमेल बन के तैयार, आईडी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। आईडी बनने के बाद क्या काम होता है वो देखना है आपको। सपोज करते हैं कि ये मेरी आपकी दिखेगी क्लीन दिखेगी, या इधर तरफ शायद कुछ ना हो। अभी हम लोग इसके होम पेज पर ही हैं, तो डैशबोर्ड पे ऐसे ही कुछ दिखेगा। ये चीजें हो सकता है दिखाई पड़ेंगी। कुछ भी दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे आना है। अगर समझ में नहीं आता है तो ऐसे ऐसे करना। यहाँ पे आपको योर रिपोजिटरी पे आना है। अब ये रिपोजिटरी क्या होती है, इतनी सारी चीजें हैं, किसी को नहीं देखना, आपको सिर्फ रिपोजिटरी पे आना है। कुछ बनी होंगी तो आपको दिखाई पड़ेंगी, वैसे तो कुछ भी नहीं बना होगा। आपको यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना, ठीक है। इस पे जब क्लिक करोगे तो आपके लिए नया पेज खुलेगा। आपको पहली रिपोजिटरी बनानी है अपने यूजर नेम की। आपने जो यूजर नेम बनाया होगा उसको यहाँ पे बनाना। क्या फायदा होता है, क्या फायदा नहीं होता, उसको हम बताएंगे अभी। बस एक रिपोजिटरी बनानी होती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं पहले। देखो यार, रिपोजिटरी मतलब क्या होता है कि एक तरीके से समझ लो, अगर यहाँ पे हम रिपोजिटरी की बात करें, शॉर्ट में इसको रेपो बोलेंगे पूरे इस पे, ठीक है। पूरे उसमें रेपो करके बोलेंगे, क्योंकि रिपोजिटरी बोलते बोलते ना मुंह दर्द करने लगेगा फिर तो। अभी अपन लोग पढ़ेंगे रेपो के बारे में। अब रेपो क्या होता है भाई साहब, रेपो ये तो जानने वाली चीज हो गई ना। रिपोजिटरी को हम लोग समझ सकते हैं एक तरीके से एक फोल्डर जैसे, ठीक है। अब देखो यार, गिटहब की खुद की कुछ टर्मिनोलॉजी है। ये अपने अपने इन्होंने नए नए वर्ड बना रखे हैं। पता नहीं कौन सा इनको फैशन सूझ रहा था कि इन्होंने अपने अपने वर्ड बना रखे हैं। सिंपल से ये फोल्डर भी नाम रख सकते थे, पता नहीं कौन सा इनको जोश चढ़ गया, उसको रेपो बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो जो होता है ना गिटहब, ठीक है, इसके खुद के कुछ वर्ड हैं। उन वर्डों को ध्यान देना है कि किस तरीके से उनको बना रखे हैं। तो ये अपनी हो गई देसी भाषा, इधर हो गई गिटहब वाली भाषा। साइड बाय साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग फोल्डर को ना रेपो बोलते हैं, ऐसा समझ लो। तो हम लोगों को पहले एक फोल्डर बनाना होगा अपनी देसी भाषा के हिसाब से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा, तो एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करो ये क्या लिखा, कैंपस कनेक्ट कुछ लिखा है। यहाँ पे क्या नाम देते हैं इसको, इसका नाम दे देते हैं दोस्त नाम दे दो, ठीक है। पता नहीं, हाँ अवेलेबल, इस नाम से कुछ भी नहीं बना है। तो यहाँ पे आपको दोस्त नाम देना, जो जो बोले वही वही करना। जो पब्लिक है पब्लिक रहने दो। यहाँ पे एक रीडमी फाइल आता है ऐड करने के लिए, कर दो रीडमी फाइल। बताते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक हम और चीजें देखते हैं। इस रेपो को बनाने के टाइम पे हमको एक मिली है रीडमी फाइल, readme.md नाम है इस फाइल का। बेसिकली जो रीडमी फाइल होती है ये ना रेपोजिटरी के अंदर का पूरा डेटा संभाल के रखती है। मतलब कि इस रेपोजिटरी के अंदर या इस फोल्डर के अंदर हमने क्या क्या डेटा रखा हुआ है, किस बारे में ये चीजें बनी हुई हैं इसके अंदर की, उनका सबका रॉ डेटा इस पे रखा जाता है। कि बताया जाता है कि हमने इस पे ये बनाया। सपोज करो आपने फोल्डर बनाया, प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, होटल मैनेजमेंट का बनाया, होटल
मैनेजमेंट सिस्टम HMS का बनाया है, ठीक है। तो इस वाली फाइल पे हम लोग लिखते हैं कि हमने होटल मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से टैग यूज करी है, फिर कौन कौन सा उस पर टूल यूज करे हुए हैं, कौन कौन से हमने उस पर API यूज करी हुई है, API, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इस पे हम लिखते हैं। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कोई दूसरा चलाएगा तो उसका सेटअप कैसे करेंगे, वो सारी चीजें लिखते हैं। अपनी देसी भाषा में भी इनको ऐसे ही बोलेंगे, जब कुछ नया आएगा तो हम बताते जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी इस पे ऐड कर लेते हैं। देखो अपनी रिपोजिटरी जब बन जाएगी तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ने लगेगी। सबसे पहले जो इस पे रीडमी पे यही रहेगा, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। इस पे हम सब कुछ एडिट कर सकते हैं, जितनी भी चीज आपको दिख रही है हम सब कुछ प्रोजेक्ट के अंदर एडिट कर सकते हैं। आपको इतना काम कर लेना होता है। यहाँ पे आपका यूजर नेम दिखाई पड़ेगा, इसको याद कर लो जो भी आपका यूजर नेम हो तो, ठीक है। थोड़ा यूनिक ही रखना ताकि इजिली याद हो जाए, थोड़ा टेक्निकल रखना यार, ताकि प्रोफेशनल टाइप का रखना, जो भी रखना है रख लेना, आपकी मर्जी। इसको याद कर लो, आपके गिटहब का यही यूजर नेम रहेगा। यहाँ पे आपकी रेपोजिटरी दिखेगी किस नाम से, दोस्त नाम से बनाई थी, दोस्त नाम से बन गई यहाँ पे। तो यार इस वाली वीडियो पे ना इतनी चीज हमने सीखी कि रेपोजिटरी क्या होती है, ID कैसे बनाते हैं, और भी छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बहुत सारे लोग हैं देखो ऑनलाइन के कॉन्ट्रीब्यूशन ना टाइम टू टाइम चलते ही रहते हैं। अभी जैसे पिछ टाइम हुआ था GSOC का हुआ था, अभी GSOC एक आता है, गूगल समर ऑफ कोड आता है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको हटाओ यहाँ से। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे वीडियो में, ये बिगिनर्स के लिए थोड़ी ना है यार। एक JWOC भी स्टार्ट होने वाला है, ये होता है फैब में होता है। एक इसका विंटर वाला होता है JWOC ऐसे करके होता है यार, कुछ नाम याद नहीं यार मेरे को, गर्ल स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे ही कुछ होता है यार, GWOC करके कुछ नाम दिया है। और भी बहुत सारे टाइम टू टाइम से होते रहते हैं। तो अगली वाली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, इसके बारे में तो सीख चुके कि हमने रेपोजिटरी बनाना सीख लिया, एक रेपो को हम लोगों ने बनाना सीख लिया। अब इस रेपो के अंदर चीजें कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, उनको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम पे। ऐसी शायद ही किसी ने वीडियो बना रखी हो जो ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रीब्यूशन करना सिखाया हो किसी ने। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।